आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विजय यादव, कक्षा 10 विषय बायो और पहले अध्याय का चौथा पार्ट अर्थात मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जिसको एक चित्रारेख के माध्यम से समझाया जाएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र आपके सम्मुख उसका किरण आरेख प्रदर्शित है और जिसमें आप लोगों को ये भी चीजें समझनी है। सबसे पहले कि उत्सर्जन कहते किसे हैं, फिर उसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। तो बताया जाता है कि जैव शरीर में अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। अब उत्सर्जन अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग विधियों से होता है। कुछ जीवों में विशेष अलग ऑर्गन्स होते हैं, कुछ जीवों में त्वचा के माध्यम से उत्सर्जन होता है और कुछ जीवों में कह सकते हैं आप एनस के रास्ते अथवा जो है उनके लिए अलग भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में मानव उत्सर्जन के बारे में पढ़ना है, अर्थात मानव शरीर में पाचन क्रिया के उपरांत या फिर ऊर्जा एनर्जी एब्जॉर्वेशन या फिर ऊर्जा अवशोषण के उपरांत जो शेष बचे हुए विष्ठा के रूप में भोज्य पदार्थ होते हैं अथवा तरल पदार्थ होते हैं, उनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिनके कह सकते हैं आप उनके निकालने के रास्ते या फिर जो है उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। लेकिन द्रवीय अशुद्धियों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो उत्सर्जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, अथवा कह सकते हैं आप मानवीय उत्सर्जन अधिकतर द्रवीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, फिर उत्तरदायित्व लेता है, जिसमें एक विशेष प्रकार के अंगों का समूह होता है जो आपके सामने प्रदर्शित है, जिसमें मानव उत्सर्जन तंत्र के रूप में देखेंगे। तो एक चीज और है, हर एक अंग ऑर्गन सिस्टम या फिर जिसको आप कह सकते हैं आप अंग तंत्र जो होते हैं वो विशेष प्रकार के अंगों के समूहों से मिलकर बने होते हैं और विशेष प्रकार के जो अंगों के समूह होते हैं उनमें कुछ ऑर्गन्स या फिर कह सकते हैं आप कुछ अंग जो होते हैं वो मुख्य अंग होते हैं और कुछ अंग जो होते हैं वो सहायक अंग होते हैं। जैसा कि आपने अभी पहले ही पाचन तंत्र में सहायक ग्रंथियों को देखा था और कह सकते हैं आप मुख्य अंगों को देखा था, वैसे ही उत्सर्जन तंत्र का जो प्रमुख अंग होता है वो वृक्क होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग वृक्क होता है जो लगभग सेम के बीज के आकार जैसा होता है, जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं लगभग 12 सेंटीमीटर, कहीं कहीं किसी किसी सिलेबस में 9 सेंटीमीटर भी मिलता है। चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है और फिर उसके बाद मोटाई जो है 4 से 5 सेंटीमीटर है। उसके साथ साथ पुरुषों में इसका भार मैक्सिमम के बारे में बात करें, मतलब अधिकतम, न्यूनतम के बारे में नहीं है, क्योंकि 110 से 160 के बीच में होता है, ये 100 से 150 से के बीच में होता है। तो मैक्सिमम जहां तक बताया जाएगा कि पुरुषों में जो वृक्क का भार होता है वो 160 ग्राम और जो महिलाओं में मैक्सिमम वृक्क का या फिर किडनी का जो भार होता है वो लगभग 150 ग्राम का होता है। फिर इसके साथ साथ और भी चीजें हम लोगों को जाननी है कि अगर उत्सर्जन तंत्र का या फिर कह सकते हैं आप प्रमुख अंग वृक्क है तो उसके साथ साथ और कितने सहायक अंग हैं। तो सहायक अंगों के रूप में आप देखेंगे वृक्कीय शिरा है, वृक्कीय धमनी है, अधिवृक्क ग्रंथि है, मूत्रवाहिनी है, फिर इसके बाद कह सकते हैं आप मूत्राशय है, फिर ये मूत्र मार्ग है। ये कह सकते हैं आप जो शेष अन्य अंग हैं ये सब के सब उत्सर्जन तंत्र के सहायक अंग के रूप में आते हैं। अब इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इसकी कार्यकी कैसे कैसे चलती है, क्योंकि आपको पता है कि मानव शरीर में उपस्थित जितनी भी शिराएं होती हैं सब में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, और जितनी भी धमनियां कह सकते हैं आप होती हैं उन सब में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, केवल फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। चूंकि ये हार्ट और हृदय और फेफड़े से जुड़ी हुई धमनियां हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा धमनियां और सिराएं हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर है, फिर कह सकते हैं अन्य धमनियों और सिराओं का इसमें विपरीत होता है। तो बात करते हैं जैसे पाचन क्रिया हुई, उसमें जो बचे विशिष्ट पाचन क्रिया के उपरांत जो है बचने वाले अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया भी होती है, यूरिया होती है, यूरिक एसिड होती है। तो ये सब जो भी चीजें होती हैं वो सब आंतरिक परासरण के कारण क्या होती हैं, वो रक्त में सम्मिलित हो जाती हैं। अब द्रवीय अशुद्धियां अगर रक्त में सम्मिलित हो जाती हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। एक चीज और भी हम आप लोगों को बताना है कि रक्त में उपस्थित वायवीय अशुद्धियों को दूर करने का कह सकते हैं आप जो कार्यक्रम होता है संपन्न होता है वो फेफड़े के अंतर्गत में होता है। लेकिन जो रक्त में उपस्थित द्रवीय अशुद्धियां होती हैं वो शुद्ध होने के लिए
सबसे प्रमुख अंग वृक्क होता है और यहाँ पर रक्त जो है छनता है, जिससे द्रवीय अशुद्धियां दूर होती हैं। एक चीज और भी हमने बताना शेष रह गया कि सबसे पहले कि वृक्कीय ग्रंथियों या फिर कह सकते हैं आप जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जिसका नाम एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन्स है। एड्रीनैलिन जो हार्मोन्स होता है वह वृक्क के अणुओं को, वृक्क में पाए जाने वाले लगभग पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे लगभग 20 लाख प्रकार के, कह सकते हैं आप 20 लाख वृक्क अणु दोनों वृक्कों में मिला के होते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इसमें मात्र 12 लाख ही दिए गए हैं, जिसमें ये ज्ञात है कि दोनों वृक्कों में मिलाकर टोटल वृक्क अणुओं की संख्या 12 लाख होती है। और वृक्क अणु क्या होते हैं, आप कह सकते हैं आप ऐसे सघन सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं जो छिद्रित होती हैं, और उसके साथ साथ कह सकते हैं आप, हमने कहा कि एक छोटा सा दैनिक जीवन का उदाहरण लीजिए, इंजन का फिल्टर आप देखेंगे उसमें पतली महीन महीन कह सकते हैं आप असंख्य छिद्रों वाली एक नलिका होती है, फिर कह सकते हैं आप एक लेयर होती है, फिर उससे भी और भी असंख्य छिद्रों वाली, और कह सकते हैं आप बहुत ही महीन, उससे भी महीन जो पहली लेयर है उससे भी कह सकते हैं आप और अधिक असंख्य छिद्रों वाली, लेकिन पतली पतली और महीन छिद्रों वाली एक दूसरी परत होती है। उसी प्रकार से इसमें भी आप कह सकते हैं जो वृक्क अणु होते हैं वो एक झन्ने के सदृश संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो अगर 9 लाख है अकॉर्डिंग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, 12 लाख हैं तो मिला जुला के 6 लाख इसमें, 6 लाख इसमें। फिर इसके बाद बात यह है कि जो अधिवृक्क ग्रंथियां होती हैं उससे दो प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जैसा पहले बताया अभी हमने कि एड्रीनैलिन हार्मोन्स, नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन्स। एड्रीनैलिन हार्मोन्स जो होता है वो वृक्क अणुओं को सक्रिय अवस्था में लेके आने का कार्य करता है, और जो नॉर एड्रीनैलिन हार्मोन्स होता है वो वृक्क अणुओं को निष्क्रिय अवस्था में करता है। अब शुरू होता है कि उत्सर्जन तंत्र की कार्यकी कैसे चलती है। जैसे मान लीजिए रक्त में उपस्थित जो भी द्रवीय शुद्धियां हैं वो उसमें सब सम्मिलित हो गई हैं, तो सबसे पहले क्या है, वृक्कीय शिरा के माध्यम से जो अशुद्ध रक्त है वो दोनों वृक्कों में आएगा। जैसे ही दोनों वृक्कों में अशुद्ध रक्त या फिर द्रवीय अशुद्धियों वाला रक्त आया है, वैसे ही अधिवृक्क ग्रंथि को मस्तिष्क से सूचना मिलती है, और ये सक्रिय होकर एड्रीनैलिन हार्मोन्स का स्रावण करते हैं, जिससे उचित मात्रा में वृक्क जो अणु होते हैं, नेफ्रॉन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो सक्रिय अवस्था में आते हैं, और उसमें परानिश्चंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। आगे चलकर भी हम बताएंगे कि परानिश्चंदन क्या होता है। तो जिसमें क्या होता है, उस परानिश्चंदन में जो रक्त में उपस्थित अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि उसमें एक अपवाही और अभिवाही दो धमनियां होती हैं, थोड़ा सा अभी आगे आपके सिलेबस में मिलेगा। तो बताया जाता है कि परानिश्चंदन के द्वारा रक्त में उपस्थित जो भी अशुद्धियां होती हैं वो सब रक्त से अलग हो जाती हैं, और शेष जो बचता शुद्ध रक्त है वो वृक्कीय धमनी द्वारा पुनः वापस चला जाता है। और उसके बाद जो क्षणिक तरल पदार्थ होते हैं वो मूत्र वाहिनियों के माध्यम से, क्योंकि आपको पता होगा कि दोनों वृक्कों से 2 नलिकाएं निकली हैं, एक नलिकाएं निकली हैं, जो इसका नाम मूत्र वाहिनी है। यह तरल अशुद्धियों को संवाहक माध्यम से, मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आता है, और मूत्राशय में यह एकत्रित हो जाता है। अब आपको बता दें कि जो मूत्राशय होता है वो नियर अबाउट तंतुमय संयोजी ऊतकों से मिलकर बना हुआ लचीला और कह सकते हैं आप एक कोष्ठीय संरचना होती है, जिसमें लगभग कोशिकाओं के 7 परत होते हैं, और 7 लेयर्स कहने का मतलब जो है, अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह से संकुचित होते हैं, जैसे कि एक संकुचन ये हो गया, दूसरा संकुचन ये हो गया, तीसरा संकुचन ये हो गया, चौथा संकुचन ये हो गया। तो इस प्रकार से लगभग चारों तरफ से यह 7 लेयरों की एक संघनित संरचना होती है। लेकिन जब तरल अशुद्धियां मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में आती हैं तो ये इनके एक एक लेयर खुलते जाते हैं, जिसकी वजह से इसके आयतन में निरंतर वृद्धि होती जाती है। लगभग 800 ml मूत्र एकत्रित होने के पश्चात लगभग इसके 4 से 5 लेयर ओपन हो जाते हैं, और व्यक्ति को अनुकंपी तंत्र के व्यक्ति मतलब मानव समाज को या फिर मानव में उपस्थित नर और मादा दोनों को मस्तिष्क के अनुकंपी तंत्र के उद्दीपन से ये ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति का जो मूत्राशय है वो फुलफिल हो जाता है, और फिर उसको आवश्यकता अनुसार ऐच्छिक क्रिया के अनुरूप मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ
इसी वीडियो में एक चीज़ और भी शेयर करनी है, कुछ अन्य चीज़ें हैं इसी चैप्टर से संबंधित, जिसमें कि ये बताया जाता है कि रक्त अपोहन क्या है। रक्त अपोहन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड डायलिसिस। तो आपने कई बार समाचार पत्रों के माध्यम से अथवा टीवी सीरियल अथवा मूवीज में देखा होगा कि जो भी चीज़ें हैं कि एक नलिका के माध्यम से किसी एक मशीनी यंत्र से पूरी बॉडी जोड़ी रहती है, और उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वृक्क की विफलता अथवा वृक्क की अक्रियता की वजह से कभी कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें रक्त की छनने की प्रक्रिया जो होती है वो शरीर में उपस्थित वृक्कों के माध्यम से संभव नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से जो भी बीमार व्यक्ति होते हैं, फिर जो भी रोगी व्यक्ति होते हैं, उनको दूसरी एक कृत्रिम नलिकाओं के माध्यम से उनके ब्लड को एक कृत्रिम वृक्क के यानी मानव निर्मित वृक्क द्वारा पुनः उनका कह सकते हैं आप छनने की प्रक्रिया संचालित की जाती है, और यही प्रक्रिया जो होती है वो ब्लड डायलिसिस अथवा रक्त अपोहन कहलाती है। एक बार छोटी सी लाइनों में अगर रक्त अपोहन की परिभाषा लिखनी है तो वो यही है कि कृत्रिम चिकित्सीय उपकरणों द्वारा, कृत्रिम विधियों द्वारा निर्मित वृक्क के माध्यम से मानव रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया रक्त अपोहन अथवा ब्लड डायलिसिस कहलाती है।